श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान सुल्तानपुर में आपका पुनः स्वागत है। मैं राधेश्याम प्रवक्ता बीटीसी। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में हिंदी विषय को पढ़ाएंगे। हिंदी विषय में थोड़ा साहित्य के बारे में आज हम आप सबको जानकारी देंगे। हिंदी साहित्य क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य ही समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। देखिए, हमको किसी भी समाज को अगर समझना है, जानना है, वहाँ की सामाजिक स्थिति को परखना है, वहाँ का समाज कैसा था, तो पहले हम वहाँ के साहित्य को पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपको वहाँ के समाज के बारे में हमको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साहित्य किसी भी समाज का संचित प्रतिबिंब होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में हम साहित्य को पढ़ने से पहले आज साहित्य के इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य आज हिंदी भाषा हमारी पूरे विश्व में सर्वाधिक चीनी भाषा के बाद हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी साहित्य को हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक पे ही चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आज समझेंगे। हिंदी साहित्य को इतिहास को हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः पद्य, गद्य और चंपू काव्य के माध्यम से लिखा गया है। हिंदी साहित्य 3 रूप में व्याख्यात है: गद्य में, पद्य में और चंपू काव्य, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को हम चंपू काव्य कहते हैं। इस प्रकार हम पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन को आज सर्वप्रथम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आदिकाल। आदिकाल नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। डॉक्टर
हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इसी आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल, वीर गाथा काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध सामंत सर्वाधिक विवाद नामकरण के संदर्भ में जो है वो आदिकाल के काल में ही है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। डॉक्टर ग्रेसन ने इसे चारण काल कहा है। और इस सब विद्वानों से डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का वीरगाथा काल सर्वाधिक प्रसिद्ध माना गया है। उस समय की जो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी वो था सजीव युद्धों का चित्रण, क्योंकि सबसे पहले इस्लाम आक्रमण, राजाश्रित जितने भी राजा के कबीर आते थे वे अपने राजा की प्रशंसा में उनके यशों का गुणगान करते थे और उन्हीं के आश्रित यानी उनके युद्धों का वो जहाँ जहाँ युद्ध करते थे उनके साथ युद्ध में भाग लेते थे और उनकी वीरता का वर्णन अपने काव्य के माध्यम से किया करते थे। हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको आदिकाल के बारे में अधिकतर जानकारी हो गई है। जो मुख्य बिंदु थे उनको जानकारी हो गई। हम चलते हैं अब भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ग्रेसन ने
हिंदी साहित्य को युग को स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का प्रमुख स्थान है। भक्ति काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। इसमें भी मुख्यतः दो भेद हो जाते हैं। नंबर 1 राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी प्रमुख रचना आप सब जानते हैं रामचरितमानस। और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत महाकवि सूरदास का प्रमुख स्थान है। कहा भी जाता है कि सूर तुलसी शशि, सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, यानी सूर्य के समान हैं और तुलसी चंद्रमा के समान हैं और उडगन यानी तारों के समान केशवदास हैं। और इसके आगे कहा जाता है सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब कै कवि खद्योतसम जहतः करत प्रकाश। कहने का मतलब है सूर्य के समान थे, तुलसी शशि के समान यानी चंद्रमा के समान थे, उडगन यानी तारों के समान केशवदास, और अब के कवि खद्योतसम यानी जुगनू के समान हैं, जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं। इस प्रकार हम सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत बता चुके कि मुख्य कवि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूरदास हैं और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। निर्गुण भक्ति शाखा निर्गुण भक्ति शाखा को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि कबीरदास हैं, जो कि सर्वविदित है। कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि हैं। उसी प्रकार प्रेम मार्गी, इसी को ज्ञान मार्गी या ज्ञान आश्रयी कहते हैं। ज्ञान मार्गी को ज्ञान आश्रयी नाम से भी जाना जाता है और प्रेम मार्गी को प्रेम आश्रयी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार ज्ञान मार्गी के जिस तरह कबीरदास का स्थान है, उसी प्रकार प्रेम मार्गी में जायसी जी का प्रमुख स्थान है।
इस प्रकार हम भक्ति काल को भी जानकारी हमको हो गई। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत दो भाग हो जाता है, एक होता है कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि महाकवि सूरदास हैं और राम भक्ति शाखा के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। ज्ञान मार्गी के अंतर्गत प्रमुख कवि कबीरदास हैं और प्रेम मार्गी के अंतर्गत महाकवि जयसी हैं। इसके बाद साहित्य के जो तीसरा विभाजन है, आदिकाल हो गया, भक्ति काल आप जान चुके। अगला है रीतिकाल। रीतिकाल नाम दिया है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। रीतकाल को भी मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको हिंदी विषय के अंतर्गत साहित्य में, क्योंकि प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं को जानने से पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जब तक जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब उसकी मुख्य बिंदुओं तक नहीं पहुंच पाएंगे। आते हैं रीतकाल के तीन भाग में हैं। नंबर 1 रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति रीतकाल को तीन भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति सिद्ध के मात्र एक कवि हैं बिहारी। बिहारी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, उनके बारे में चर्चित है उनका दोहा, सतसया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो रीत सिद्ध के एक प्रमुख कविवर बिहारी हैं, जिनका कि रीतकाल के अंतर्गत रीत सिद्ध का काव्य में शाखा के अंतर्गत इनका प्रमुख स्थान है। इसके पूर्व और भी जितने कवि हैं, केशव, मतिराम आदि जितने भी कवि हैं, ये सब रीतिबद्ध का तात्पर्य होता है रीति रिवाजों के अनुसार रीति में बंधे हुए। उस समय की शासन व्यवस्था जो चल रही थी, राजाश्रित राजाओं के यहाँ जो भी व्यवस्था शासन व्यवस्था थी, उसके अनुरूप उससे प्रतिबद्ध होकर इन्होंने रचनाएं की। और रीति को सिद्ध कहाँ पर किस प्रकार की रचना होना चाहिए, कहा जाता है कि बिहारी दास राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे। राजा जयसिंह की शादी नई हुई थी, उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ राजपाट को छोड़ के भोग विलास में व्यस्त थे और बिहारी ने एक दोहा राजा जयसिंह के पास भेजा कि अली कली से हे बधो आगे कौन हवाल। इस दोहे को, बिहारी के इस दोहे से राजा जयसिंह बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भोग विलास
को छोड़कर पुनः राजपाठ में को संज्ञान में लिया और सही ढंग से सुचारू ढंग से राजपाठ का संचालन किया। उसी समय से बिहारी को अपना दरबारी कवि विराजमान किया और उनको एक दोहे पर एक असरफी प्रदान की जाती थी। बिहारी अगर एक दोहे लिखकर दरबार में राजा जयसिंह के दरबार में प्रस्तुत करते थे तो उनको एक स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। ज़्यादा समय न लेते हुए हम फिर चलते हैं। रीति मुक्त यानी जो भी रीति रिवाज और उस समय की शासन व्यवस्था से मुक्त होकर जिन्होंने काव्य रचनाएँ किया उसमें प्रमुख कवि हैं। रीति मुक्त के अंतर्गत प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। आप ध्यान देंगे, एक ट्रिक समझेंगे ध्यान से। रीत सिद्ध कवि केवल बिहारी और रीत मुक्त के अंतर्गत केवल 4 कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। इस प्रकार अगर हमारा रीत सिद्ध कवि निकल जाते हैं और रीत मुक्त कवि निकल जाते हैं तो रीत मुक्त में 4 कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और एक बिहारी मात्र रीत सिद्ध कवि हैं। इन 5 कवियों को अगर हम निकाल देते हैं तो केवल बाकी जो भी कवि रीत काल के बचते हैं उसमें सभी आ जाएंगे रीतबद्ध में। क्योंकि आपको परीक्षाओं में पूछता है, टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लेता है कि रीत मुक्त कवि कौन है, रीत सिद्ध कवि कौन है और रीतबद्ध कौन कवि हैं। इस प्रकार हम आज हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पढ़ें। आ जाता है आपका आधुनिक काल।